हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल नमन क्लासेस पन्ना में। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है ब्लड से रिलेटेड। दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में ब्लड क्या होता है, ब्लड का कोई पीएच मान, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर में हम आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करा चुके हैं। आज दोस्तों कल हमने पढ़ा था आरबीसी तक हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके थे। आज हम डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, कल पढ़ा था हमने प्लाज्मा क्या होता है, कितने परसेंट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, सीरम कहलाता है। दोस्तों, एक भी क्वेश्चंस दोस्तों यदि आपने 2 लेक्चर पिछले देख लिए हो तो आज का ये वीडियो देख लिया तो दोस्तों ब्लड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में बाहर नहीं जाने वाला। यहाँ तक कि दोस्तों पीएससी यूपीएससी लेवल तक में एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। इतना अच्छे कंटेंट्स दोस्तों मैं बनाकर लेके आया हूँ कि एक भी वीडियो दोस्तों आप मिस नहीं करना, क्योंकि दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये 45 ब्लड कार्पल्स होती हैं, जिनमें से फ्रेंड्स कुछ होती हैं 99% दोस्तों ब्लड कार्पल्स में से 99% सबसे ज़्यादा आरबीसी होती हैं दोस्तों। इनके बाद में डब्ल्यूबीसी होती हैं। इनके बाद दोस्तों हम प्लेटलेट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों हम रक्त का थक्का कैसे बनता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, खोज किसने की, जो भी क्वेश्चंस दोस्तों बनते हैं वो हम इसके वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या क्या होती हैं और इसकी कौन कौन से टाइप होते हैं और क्या दोस्तों इनका कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। इसीलिए इसी प्रकार दोस्तों डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। यदि आपको ल्यूकोसाइट नाम आए तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण मनुष्य के शरीर में श्वेत अस्थिमज्जा से होता है। यह शरीर की को प्रतिरक्षा प्रदान करती है दोस्तों, जबकि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो लाल अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो कई बार तो आपको याद रखना है कि आरबीसी 600 कण दोस्तों आरबीसी के होंगे तो 1 कण डब्ल्यूबीसी का पाया जाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। इसके पहले दोस्तों हम एक बात और अब मैं आपको बता दूं, रक्त में श्वेत कणिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया फ्रेंड्स, जब श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो इसे रक्त कैंसर कहा जाता है। दोस्तों, रक्त कैंसर में क्या होता है कि जैसे ही डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि हुई तो ये आरबीसी को ही खाने लगती है दोस्तों। इसे कुछ भी मिलता है वो उसे नष्ट कर देती है। और दोस्तों, इनका जीवन काल पूछा जाता है तो 2 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है, बहुत कम होता है जीवन काल। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इनकी 5 टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है इओसिनोफिल्स, थर्ड है बेसोफिल्स, फोर्थ है मोनोसाइट और पांचवा है लिम्फोसाइट। दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि दोस्तों संख्या में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं, रोगों से लड़ने का काम इनका सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही संख्या में सबसे ज़्यादा होती हैं, कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश किया तो इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो उस शरीर को नष्ट करने में लग जाती हैं और एंटीबॉडी बनाती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में होती हैं न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है इओसिनोफिल्स। ये परजीवी संक्रमण पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही कोई परजीवी अटैक हुआ, वायरस अटैक हुआ तो इओसिनोफिल्स की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। थर्ड है दोस्तों बेसोफिल्स, इस संख्या में बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट। दोस्तों, मोनोसाइट का आकार होता है, ये आकार में बहुत बड़ी होती हैं। और लास्ट है लिम्फोसाइट, ये छोटी दूषित कणिकाएँ होती हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्लेटलेट्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में दोस्तों मैं आपको कम्प्लीटली बता चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। मैंने बताया था फ्रेंड्स, आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। इनका निर्माण भी लाल अस्थिमज्जा से होता है। एक कैंसर विहीन कोशिकाएं हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती हैं, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं कौन, प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, यानी कि मैमल्स में पाई जाती हैं कौन सी, प्लेटलेट्स। दोस्तों, ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं वो केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, धमनी को नुकसान होने की स्थिति में कोलाइजन नामक द्रव निकलता है ब्लड से, जिससे मिलकर प्लेटलेट्स एक अस्थायी दीवार का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कि डेंगू के बाद प्लेटलेट्स की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। डेंगू और चिकनगुनिया ऐसे रोग हैं दोस्तों जिनकी रोगों की वृद्धि से दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या में बहुत कमी आ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स की जो धमनी होती हैं और शिराएँ होती हैं। धमनी फ्रेंड्स शुद्ध रक्त को ले जाती हैं,
हमारे शरीर से, हमारे हार्ट से, हृदय से फ्रेंड्स शुद्ध रक्त को लेकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है धमनी का, शुद्ध रक्त ले जाती हैं। और एक होती है फ्रेंड्स शिराएं। शिराओं का कार्य होता है धमनियों शिराओं का कार्य होता है फ्रेंड्स हमारी कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त लेकर हार्ट तक ले जाना, और हार्ट पंप करके दोस्तों शुद्ध रक्त बनाकर धमनी में भेज देता है। फिर धमनी इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो एक होती है पल्मोनरी धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, और एक होती है पल्मोनरी शिरा, ये अपवाद हैं दोस्तों जो कि शुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमने प्लेटलेट डिस्कस कर चुके हैं, WBC भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि थक्का बनने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोटीन्स बनती हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। फ्रेंड्स चोट लगने पर प्लेटलेट्स टूट जाते हैं और एंजाइम निकलते हैं जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन बनाने में मदद करते हैं। अब दोस्तों जो हमारे ब्लड से क्या निकलता है, प्लेटलेट्स निकलती हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स निकलते हैं। अब थ्रोम्बोसाइट से दोस्तों फाइब्रिन बनने तक की प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से इसमें प्रोटीन्स मदद करते हैं, कौन कौन से विटामिन मदद करते हैं रक्त का थक्का जमने में, वो मैं आपको आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स फाइब्रिन बड़े पैमाने पर रेशों के रूप में थक्का बना देता है जो रक्त वाहिकाओं से बह रहे खून को बंद कर देता है। थक्का बनने के बाद सीरम बच जाता है। जो दोस्तों सीरम क्या होता है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो सीरम बनता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था। अब देख सकते हैं जैसे धमनी में दोस्तों कोई चोट लगी तो प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं, फिर फाइब्रिन थक्का बन जाता है। दोस्तों मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना लो होता है, कितना हाई होता है, धमनी की दीवारों पर खून द्वारा डाला जाने वाला दाब यानी कि बल रक्तचाप होता है, रक्तचाप कहलाता है। हमारे मनुष्य से शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg, मिलीमीटर प्रति क्या होता है मरकरी में। तो 180 सामान्य रक्तचाप होता है फ्रेंड्स 120/80। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स रक्त का समूहीकरण। फ्रेंड्स ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है दोस्तों, एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इन्हें दोस्तों 1930 में ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इतना याद रखना है आपको कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो वर्ष 1900 और 1902 में के लैंडस्टीनर यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त समूह में रक्त को 4 समूहों में बांटा था। कौन कौन से दोस्तों, ए और ए बी और बी और ए बी और ओ। दोस्तों ये कौन कौन से हैं, ओ को छोड़कर ए बी और ए बी दोनों समूहों की कोशिकाओं में एंटीजेंस होते हैं, इसलिए ओ किसी भी समूह को अपना खून दे सकता है और इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, ओ माइनस ब्लड ग्रुप किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, किसी भी एंटीजन इसमें। क्योंकि दोस्तों क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता, केवल एंटीबॉडी होती हैं। वो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ए बी समूह, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। ए बी ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का होगा वे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से खून ले सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, केवल एंटीजेंस होते हैं। तो क्योंकि यहाँ ए बी और ओ सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रक्त समूह जिस व्यक्ति का ए है तो वो रक्त ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ले सकता है ए और ओ से। जिसका बी ब्लड ग्रुप है तो बी से ले सकता है, दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, और ले सभी से सकता है, ए बी से, ए से, बी से और ओ से। जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ है फ्रेंड्स यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ए सभी से ले नहीं सकता, सिर्फ ओ से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी क्या होते हैं। फ्रेंड्स रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, तो लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। अब व्यक्ति 4 ब्लड ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अब इनमें कुछ में एंटीजन होते हैं और कुछ में एंटीबॉडी होते हैं। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एंटीजन किस में होता है और एंटीबॉडी किस में होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोस्तों ए बी है, इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है, सभी से खून ले सकता है, सभी को दे नहीं सकता। तो इसमें एंटीजन होते हैं फ्रेंड्स,
ए भी एंटीजन होगा तो बी भी एंटीजन होगा, इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। यदि एंटीबॉडी होता फ्रेंड्स तो ये खून सभी को दे भी सकता था, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए दोस्तों ये सभी से खून ले सकता है, दे नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। सेम सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं हो सकते फ्रेंड्स। यदि सेम एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी भी सेम होगा, तो वो ब्लड दोनों का चिपक जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अब ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति, इसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अब लास्ट है हमारा ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति, इसमें एंटीजन बिल्कुल नहीं होता। एंटीजन नहीं होता इसलिए फ्रेंड्स वो किसी को खून ले नहीं सकता है, एंटीबॉडी होती है इसलिए सभी को खून दे सकता है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा हम आरएच फैक्टर के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों आरएच फैक्टर की खोज 1940 में कॉल लैंडस्टीनर और बीनर ने की थी। इसमें दोस्तों इन्होंने खोज डिडीशस नामक एक बंदर पर इन्होंने खोज की थी। दोस्तों एक प्रोटीन और है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है तो लीवर में इसका निर्माण होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक करती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमने बताया था WBC, एक होती है लिम्फोसाइट। यह दो प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट, यह बीटा कोशिका से निकलती है, और एक होती है टी लिम्फोसाइट, यह थाइमस ग्रंथि से निकलती है। हम टी सेल्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि में मैच्योर होती है, इसलिए इसे कोशिका कहा जाता है। यह कोशिकाओं प्रतिजनों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। यह सीधे आक्रमण करती हैं। इनका जीवन काल दोस्तों 3 से 4 वर्ष का होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना सुना होगा फ्रेंड्स की एड्स हो जाता है HIV वायरस के द्वारा, एड्स होता है तो दोस्तों उनकी टी कोशिकाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं दोस्तों। इसलिए एक टी कोशिकाएं बिल्कुल कार्य कर देना बंद होती हैं और एंटीजनों को पहचान नहीं पाती और उन्हें नष्ट नहीं कर पाती। एड्स होने से दोस्तों टी सेल्स बहुत ज़्यादा कार्य करने लगती हैं और इसी तरीके से कार्य करने से इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और दोस्तों टी कोशिकाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। टी कोशिकाओं के समाप्त होने से फ्रेंड्स क्या होता है कि व्यक्ति में टी कोशिकाएं बिल्कुल भी नहीं बचती और एड्स रोगी व्यक्ति बहुत ज़्यादा वायरस के से ग्रसित हो जाता है। अब हमने दोस्तों टी लिम्फोसाइट पढ़ा, अब हम बात करते हैं बी सेल्स की, यानी कि बी लिम्फोसाइट की। इसका निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स तो थाइमस ग्रंथि में होता है, इसलिए इन्हें बी सेल्स कहा जाता है। इनका जीवन काल बहुत ही कम समय के लिए होता है। यह आक्रमण के लिए बड़ी संख्या में एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं और प्लाज्मा ब्लड का निर्जीव भाग होता है। दोस्तों जो भी प्लाज्मा होता है ब्लड में वो क्या होता है, निर्जीव भाग होता है। जैसे आपने कहीं पर यदि आपके कट लगा हो दोस्तों, जो ब्लड निकलता है आप देखिएगा ज़रूर, जैसे ही ब्लड निकलता है तो ब्लड में हल्का पीले रंग की पतली सी दोस्तों पानी की तरह की जैसी आपको दिखाई देती है, हल्का पीला पानी की तरह का आपको दिखाई देगा, वही प्लाज्मा है। और दोस्तों ये ब्लड का क्या होता है, निर्जीव भाग होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टी लिम्फोसाइट बताया और बी लिम्फोसाइट बताया। टी लिम्फोसाइट का निर्माण दोस्तों थाइमस ग्रंथि से होता है, पूछा गया क्वेश्चन, और बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो से होता है यानी कि अस्थि मज्जा से। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ब्लड क्लोटिंग। दोस्तों वहाँ पर मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है। अब यहाँ पर हम डिटेल से जानने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है। दोस्तों मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट जब दोस्तों कट लगता है व्यक्ति के तो थ्रोम्बोसाइट निकलता है, यानी कि प्लेटलेट्स बाहर की तरफ निकलती हैं। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। अब जब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है फ्रेंड्स तो वहाँ पर कैल्शियम तो ब्लड में रहता ही है और प्रोथ्रोम्बिन विटामिन होती है। इनकी मिक्सचर से दोस्तों थ्रोम्बिन नामक विटामिन बनती है। और थ्रोम्बिन दोस्तों अब ब्लड में फाइब्रोनोजन प्रोटीन भी होता है, जैसे प्लाज्मा में मैंने बताया था कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन मिलकर दोस्तों फाइब्रिन बनाती हैं। अब फाइब्रिन क्या होता है दोस्तों कि ये एक जाल टाइप का होता है, तो जहाँ पर कट लगता है तो वहाँ पर जाल बन जाता है। जाल बनते ही दोस्तों यहाँ से RBC WBC प्लेटलेट्स ये बाहर नहीं निकल पाती और वो वहाँ पर जम जाती हैं, इसलिए वहाँ पर उनका थक्का बन जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ब्लड का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, एलिमेंट एक तत्व होता है, कैल्शियम सहायक होता है, प्रोटीन फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी सहायता करती हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनोन। ब्लड का क्लोटिंग करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। एलिमेंट्स होता है कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी सहायता करते हैं। अब दोस्तों एक रोग होता है हीमोफीलिया, जो कि मैं रक्त परिसंचरण तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा और रोगों में भी आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। तो हीमोफीलिया दोस्तों रोग ऐसा होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अब एंटीजन क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये भी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। यदि किसी व्यक्ति का रेड ब्लड
सेल टाइप हो, ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, ग्रुप बी वाला है, ग्रुप ए बी वाला है और ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों एक होती है एंटीबॉडी, एक होती है, एक होता है एंटीजन। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा फ्रेंड्स, ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। यदि किसी ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। यदि किसी ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन दोनों होंगे, ए और बी होगा, और एंटीबॉडी दोस्तों उसके प्लाज्मा में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए दोस्तों ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। सभी से खून ले सकता है, सभी को दे नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों सभी से ले सकता है क्योंकि एंटीजन ए होगा और बी भी होगा। और अब ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है दोस्तों, इसमें एंटीजन कोई नहीं होता और एंटीबॉडी दोस्तों ए भी होगा तो बी भी होगा। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किसी ब्लड ग्रुप में किसी की माता का ब्लड ग्रुप ए है, किसी की पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने नियम बनाए हैं, 5 नियम। यदि आपने इन नियम को अच्छे से समझ लिया तो आपको बिल्कुल चुटकियों में आप बता सकते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है तो इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। फर्स्ट रूल है दोस्तों, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, इनका उल्टा भी हो सकता है कि माता का बी हो सकता है, पिता का ए हो सकता है। तो इनकी होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, आल ग्रुप का बच्चा इनके संतान में हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए बी है या पिता का ए बी है, और यदि किसी एक दोस्तों माता का कोई भी हो सकता है, पिता का भी कोई भी हो सकता है, किसी एक का निश्चित हो, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ को छोड़कर सभी हो सकते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि किसी एक व्यक्ति का या माता का या फिर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी एक साथी का कोई भी अदर ब्लड ग्रुप है, तो उसके होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप ओ हो तो होगा ही होगा, और इनके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। रूल नंबर 4 है फ्रेंड्स, यदि किसी एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ या बी ए बी है, इनका दोनों का ब्लड ग्रुप एक साथ कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। रूल नंबर 5 है, यदि किसी पत्नी या पति का ब्लड ग्रुप सेम है तो इनके होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप फ्रेंड्स ओ तो होगा ही होगा, और इनमें से सेम भी हो सकता है। जैसे ओ होगा तो सेम वाला किसी व्यक्ति का ए है और माता का बी है, और पिता का भी ए है और माता का भी ए है, तो ए तो होगा ही होगा, इसके साथ में ओ भी हो सकता है। चांसेस 100% हो सकते हैं उसके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी का ए है, तो ओ होगा और ए होगा बच्चा होने वाला। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का ए है, माता का बी है, तो होने वाला बच्चा ओ तो होगा ही होगा, तो बी भी होगा। नेक्स्ट है, किसी माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ए बी है, तो दोस्तों ओ नहीं होगा, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। ओ माता का और पिता का भी ओ है तो 100% ओ बच्चा होगा। नेक्स्ट है सेम वाला, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का भी ए है, तो ओ भी होगा और ए भी हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी माता का ए है और पिता का बी है, तो चारों हो सकते हैं दोस्तों, ए भी हो सकता है, बी भी, ओ भी और ए बी भी। यदि किसी का ए है और पिता का ए बी है, तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ नहीं हो सकता। सेम है, जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप माता का बी है और पिता का भी बी है, तो बच्चे का ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो कोई भी हो सकता है ओ को छोड़कर, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। लास्ट है दोस्तों, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ओ को छोड़कर सभी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ब्लड टॉपिक हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।